बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद जुल्करनैन। आप देख रहे हैं टैक्स फाइलर पाकिस्तान। इस वक्त एफबीआर की तरफ से मुसलसल इनकम टैक्स नोटिस इशू होने का सिलसिला जारी है। बहुत सारे लोगों को इनकम टैक्स नोटिस इशू हो चुके हैं ऑलरेडी, और उनको एफबीआर की तरफ से कहा जा रहा है कि अपने टैक्स रिटर्न्स विद इन ड्यू डेट फाइल करें, अदरवाइज़ आपके यूटिलिटी कनेक्शंस डिसकनेक्ट कर दिए जाएंगे, जिसमें बिजली है, जिसमें गैस है, जिसमें सिम्स हैं, जिसमें मोबाइल्स के बारे में वो कह रहे हैं कि हम डिसकनेक्ट कर देंगे। चूँकि ये एक बहुत इस वक्त ज़ेर बहस मौजू है, इस वजह से आज हम इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने कानून के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। अगर किसी को नोटिस भी आता है तो उसको पता हो कि आया वो कानूनी तौर पर इस नोटिस जो उनको उसको सर्व किया गया है, आइदर दैट इज़ करेक्ट और नॉट, क्या ये नोटिस उसको सर्व किया भी जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। तो कौन लोग हैं, आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, वो कौन लोग हैं जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी, और नंबर 3 सेक्शन 114 बी यानी कि 114 बी को भी डिस्कस करेंगे कि वो एक्चुअली डिसकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिसकनेक्शन ऑफ गैस और डिसकनेक्शन ऑफ सिम्स के बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहले चलते हैं सेक्शन 114 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इस सेक्शन के मुताबिक ये सेक्शन जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है, इसको हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। रिटर्न ऑफ इनकम इसका टाइटल है। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस द फॉलोइंग पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर अ टैक्स ईयर, नेमली किसी भी टैक्स ईयर के लिए ये वो लोग हैं जिनका अब जिक्र होगा, उन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न या अपना इनकम टैक्स का गोशवारा फाइल करना है। उनके लिए लाजिम है कि वो, अगर वो पहले नहीं फाइल कर रहे तो उनके लिए लाजिम है कि वो फाइल करें, और अगर किसी को गलती से कोई नोटिस इशू हो गया तो हमारे इस सेशन के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये नोटिस उसको एक्चुअली में सही इशू हुआ है टैक्स रिटर्न फाइलिंग का या गलत इशू हुआ है, ये उसको इशू नहीं होना चाहिए था। सबसे पहला जो आइडेंटिफाई कर रहा है सेक्शन 114 है जी, एवरी कंपनी ने रिटर्न फाइल करनी है, चाहे उस कंपनी ने ड्यूरिंग द पीरियड, अब ड्यूरिंग द पीरियड कौन सा होगा पाकिस्तान के अंदर, जो टैक्स पीरियड्स या फिजिकल पीरियड्स, वैसे तो जो नॉर्मल हमारा पीरियड है वो 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को ख़त्म हो जाता है। जैसे कि अभी टैक्स ईयर 2023 क्लोज़ हुआ, तो इसका जो नॉर्मल टैक्स ईयर था वो था 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023। जब ये 30 जून 2023 को पीरियड ख़त्म हुआ तो जितने भी इंडिविजुअल्स थे, जितनी भी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हैं, यानी कि AOPs के तौर पे रजिस्टर्ड हैं, उनकी डेडलाइन थी कि उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो 30 सितंबर 2023 तक फाइल करने हैं। और जितनी भी कंपनीज़ हैं अदर देन स्पेशल टैक्स ईयर, क्योंकि स्पेशल टैक्स ईयर वाली कंपनीज एक ऐसा इसमें सिनेरियो और केस है, उन्होंने उनका जो ईयर एंड होता है, यानी कि उनकी जो लास्ट रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन होती है, दैट इज़ अगेन 30 सितंबर। तो मास हुआ है नॉर्मल टैक्स ईयर को फॉलो करने वाली कंपनीज के स्पेशल टैक्स ईयर को जो जितनी भी कंपनीज फॉलो करती हैं उनकी रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन 30 सितंबर। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, नॉर्मल टैक्स ईयर को कौन फॉलो करते हैं और स्पेशल टैक्स ईयर को कौन फॉलो करते हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर वो
ईयर होगा जो 1 जुलाई 1 जुलाई फॉर एवरी ईयर, 1 जुलाई को शुरू हो और 30 जून को ख़त्म हो, या 1 जनवरी से ऑनवर्ड 30 जून तक वो ख़त्म हो, वो नॉर्मल टैक्स ईयर में आएगा। मतलब कुछ लोग हैं जिनका अप्रैल ईयर एंड होता है तो वो भी नॉर्मल टैक्स ईयर में आएंगे। लेकिन वो लोग जिनका जो उनका फाइनेंशियल पीरियड है या जिसके वो अकाउंट्स अपने क्लोज करते हैं, कुछ सेक्टर ऐसा है जैसे कि शुगर सेक्टर है, उनका 30 सितंबर है, कुछ सेक्टर ऐसा है जिनका 31 दिसंबर है। तो अगर 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक कोई पीरियड क्लोज हो रहा है तो वो स्पेशल टैक्स ईयर होगा। और अगर 1 जनवरी से 30 जून तक, सीधे सादे अल्फाज में समझा रहा हूँ इसको, टेक्निकल कानून में तो बड़ा टेक्निकल लिखा हुआ है, 1 जनवरी से लेके 30 जून के बिटवीन अगर क्लोज होगा तो नॉर्मल टैक्स ईयर होगा, और 1 जुलाई से 31 दिसंबर के दरमियान क्लोज होगा या 31 दिसंबर को क्लोज होगा तो वो स्पेशल टैक्स ईयर होगा। अब स्पेशल टैक्स ईयर वाले इंडिविजुअल्स और एओपीज का मैंने बता चुका हूँ, उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो 30 सितंबर को फाइल करनी है, और नॉर्मल टैक्स ईयर वालों ने 31 दिसंबर को। यानी कि वैसे तो पीरियड ख़त्म हो चुका हुआ है, क्योंकि एफबीआर ने 1 मंथ की एक्सटेंशन दी थी, फिर कुछ एक्सटेंशन अप्लाई हुई तो ऑलमोस्ट एक्सटेंशन जितनी भी थी ऑलमोस्ट फर्दर एक्सटेंशन अप्लाई की गई, वो भी एक्सपायर हो चुकी हुई हैं। और इस वक्त इसी वजह से एफबीआर की तरफ से एक भरमार है नोटिस की, क्योंकि इस वक्त एक्सटेंशन नहीं है और बहुत सारे लोग जो सिस्टम से बाहर हैं, नॉन कंप्लायंट हैं, उनको नोटिस, यही वजह है वो रिसीव हो रहे। तो कम टू दी पॉइंट, वापस आते हैं अपने टैक्स रिटर्न फाइलिंग रिक्वायरमेंट के ऊपर कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तो सबसे पहले एवरी कंपनी, तमाम कंपनीज ने, जो कंपनी की डेफिनेशन में आती, कंपनी को प्रॉपरली डिफाइन किया गया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, जो कंपनीज की डेफिनेशन में जो भी इदारे आते हैं उन्होंने रिटर्न फाइल करनी है, चाहे कोई बिजनेस एक्टिविटी ड्यूरिंग द ईयर हुई है या नहीं हुई। इसको और आसान करके समझा देता हूँ। लेट्स से एक कंपनी 30 जून उसका चूँकि 30 जून 2023 उसका ईयर एंड क्लोज था, तो वो 28 जून को रजिस्टर्ड हुई है। 28 जून को रजिस्टर्ड हुई है, उसने कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं की, लेकिन उसने वो जो पीरियड जिसके अंदर वो रजिस्टर्ड, वो यानी कि जिस पीरियड के अंदर उस ब्रैकेट के अंदर आ गई, तो उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगी। कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं, कंप्लायंस, दे विल हैव टू मेक कंप्लायंस। उसके बाद जी है एवरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज डिफाइंड इन क्लॉज 36 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। जितनी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 का स्टेटस एंजॉय कर रही हैं, और इनका वैसे तो क्रेडिट 100C के अंदर क्लेम किया जाता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब इनको अप्रूवल मिल जाता है, एक्चुअली ये रिकग्नाइज होती हैं विद कमिश्नर, इनको रिकग्नाइज करते हैं कमिश्नर साहिबान एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी हम इसको थोड़ा सा ड्रिल डाउन करें सेक्शन 236 को, तो ये एक्चुअली अप्रूवल का सेक्शन है जिसके मुताबिक ये एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस रिकग्नाइज होती हैं अपना। ये तो अगर ये प्रॉपरली सारी की सारी कंप्लायंस, जो रिक्वायर्ड कंप्लायंस है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, उसको फॉलो कर रही हैं, तो इनका खैर वो क्रेडिट 100% इनको क्रेडिट मिल जाता है, यानी कि इनकी टैक्सेशन वगैरह फर्दर जो है इनको नहीं देनी पड़ती। आगे चलते हैं, अगर इसको हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें तो एक लंबा चैप्टर है विद होल्डिंग के हवाले से और बड़ी लंबी डिटेल है, लेकिन अभी चूंकि हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखेंगे टू दिस सेक्शन और इससे रिलेटेड कंप्लायंस तक ही, क्योंकि ये जब इनकम टैक्स को छेड़ते हैं तो एक पूरा समंदर खुल जाता है। हर सेक्शन के साथ एक और बड़ी सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। हर 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 लफ्ज़ के साथ जब नॉन प्रॉफिट की बात करते हैं, कंपनी की बात करते हैं, तो उसके साथ एक पूरे का पूरा ऑर्डिनेंस जुड़ा हुआ है। तो एनी ओवरऑल हम इस यहाँ इसी सेक्शन तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखेंगे।
अगर किसी की कोई स्पेसिफिक क्यूरी है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, या हमें टैक्स फाइलर को ऑनलाइन सर्च करके हमें डायरेक्टली अप्रोच भी कर सकते हैं, और अपनी जो भी उनका स्पेसिफिक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो उसको हम एड्रेस कर देंगे। आगे चलते हैं जी। उसके बाद कहा गया है कि एवरी पर्सन हुज इनकम फॉर द ईयर इज सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। तो वो लोग जिनकी इनकम है सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन, ये भी टैक्सेशन की एक रजीम है एक्चुअली। चूँकि फाइनल टैक्सेशन आई है, इस वजह से मैंने कहा कि हम रिस्ट्रिक्ट रखेंगे, लेकिन हल्की फुल्की डिस्कशन थोड़ी सी साथ और भी कर लेंगे। फाइनल रजीम एक्चुअली एक नॉर्मल टैक्स रजीम है, एक फाइनल टैक्स रजीम है, फिर एक साथ इसके एक मिनिमम टैक्स रजीम को जो है वो भी खड़ा कर दिया गया है। तो जो लोग फाइनल टैक्स रजीम के अंदर आ रहे हैं उन्होंने भी हर सूरत अपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। फाइनल टैक्स रजीम में अगर वो आ गए तो उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न एट एनी कॉस्ट फाइल करनी है, वो उसको रोक नहीं सकते। आगे चलते हैं जी। और किसने करनी है जी? वो पर्सन जो हैज़ बीन चार्ज टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द टू प्रीसीडिंग टैक्स ईयर, एनी ऑफ द टू प्रीसीडिंग टैक्स ईयर। वैसे अगर कोई एनटीएन किसी का बना हुआ है, उसने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है, तो नीचे एनटीएन का बताया गया है कि अगर कोई एनटीएन किसी का है तो उसने एट एनी कॉस्ट, चाहे कोई टैक्सेशन उसकी हुई है नहीं हुई, उसने रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन एक ये कहा गया है कि जी पिछले 2 साल में अगर उन्होंने उनको कोई टैक्स लगा है तो उन्होंने इस साल भी करनी है रिटर्न फाइल। यानी आगे चलते हैं जी। क्लेम अ लॉस कैरी फॉरवर्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस फॉर अ टैक्स ईयर। अगर किसी का लॉस, बिजनेस लॉस है या कोई अदरवाइज लॉस है, अगर वो क्लेम कर रहे हैं अंडर दिस ऑर्डिनेंस फॉर अ टैक्स ईयर, तो उन्होंने भी अपनी टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करनी है, वो भी उसको नहीं रोक सकते। नेक्स्ट उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, और इसमें कंडीशन क्या लगाई है कि कौन लोग हैं जिनके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी हो और उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। ओन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि ऑनरशिप होना ज़रूरी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की ऑनरशिप हो विद अ लैंड एरिया ऑफ 500 स्क्वायर यार्ड्स, 500 स्क्वायर यार्ड लैंड एरिया की ऑनरशिप हो और मोर, या इससे ज़्यादा हो, और ओन्स एनी फ्लैट लोकेटेड इन एरिया falling within the municipal limits existing immediately before the commencement of local government laws in the province। इन लोगों ने भी करनी है। और एरियाज इन अ कंटोनमेंट और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। तो उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये कंडीशनल है कि एक तो ऑनरशिप होनी चाहिए इमूवेबल प्रॉपर्टीज की, और दे मस्ट पोजेस सम स्पेसिफाइड लैंड एरिया उनकी ऑनरशिप में होना चाहिए, उसका उन्होंने बता दिया। उन लोगों ने हर सूरत में रिटर्न फाइल करनी है, चाहे उन्होंने ज़िंदगी में कभी फाइल नहीं की, पहले उनका एनटीएन नहीं भी बना हुआ, तो कानून उनको पाबंद कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहे तो वो एक दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं वो। ओन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओन्स यहाँ पे भी कंडीशन है ऑनरशिप की। इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑनरशिप में होनी चाहिए विद अ लैंड एरिया ऑफ 500 स्क्वायर यार्ड और मोर लोकेटेड इन अ रेटिंग एरिया। रेटिंग एरिया एक अलग से डिफाइन है, हम उस डिबेट में नहीं जा रहे। ऑन द फ्लैट हैविंग कवर्ड एरिया ऑफ 2000 स्क्वायर फीट और मोर लोकेटेड इन अ रेटिंग एरिया। फ्लैट की बात की जा रही है कि अगर किसी का फ्लैट है और कवर्ड एरिया 2000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट अगर कवर्ड एरिया उसका है और ज़्यादा है, तो उन्होंने भी हर सूरत में रिटर्न फाइल करनी है। यानी कि चाहे उन्होंने पहले कभी की है नहीं की, उनकी टैक्सेबल इनकम ड्यूरिंग द ईयर है नहीं है, एनटीएन बना हुआ है नहीं बना हुआ, लेकिन अगर ये कंडीशंस मीट हो गई तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। आगे चलते हैं जी। ओन्स मोटर व्हीकल,
फिर कहा गया है कि वो लोग जिनकी ऑनरशिप में मोटर व्हीकल है 1000 above 1000 cc, हैविंग इंजन कैपेसिटी अबव 1000, यानी कि 1000 सीसी, अगर सिर्फ एक ये शर्त की वजह से वो इस ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं टैक्स रिटर्न फाइलिंग की, तो 1000 सीसी, 1000 सीसी और से अबव अगर है, 1000 सीसी से अबव है, उनकी ऑनरशिप मलकियत में गाड़ी है, तो फिर उन्होंने रिटर्न फाइल करनी है। अगर अच्छा कोई पर्सन, कोई शख्स के ऊपर कोई एक भी कंडीशन अप्लाई हो गई तो उसने रिटर्न फाइल करनी है। कोई एक भी किसी के ऊपर कंडीशन अप्लाई हो गई तो उसने रिटर्न फाइल करनी है। अगर एक से ज़्यादा हो जाए तो फिर तो डेफिनेटली फिर तो उसने करनी है, लेकिन अगर कोई एक शर्त में मीट कर गया तो उसने करनी है। हैज़ एनटीएन नंबर, तो यहाँ पे उसने समंदर को कूजे में बंद कर दिया। अगर उसके पास एनटीएन नंबर है, नेशनल टैक्स नंबर उसके पास मौजूद है, तो उसने रिटर्न फाइल करनी है, चाहे वो पेंशनर है, रिटायर है, घर बैठा हुआ है, कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, फारिग है, घर में अपना टाइम पास कर रहा है, किल कर रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं है, बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, लेकिन एनटीएन है, तो रिटर्न फाइल करनी है, कंप्लायंस करनी है, बता देना है गवर्नमेंट को, सरकार को, हुकूमत वक्त को बता देना है कि मेरे पास आई हैव नथिंग, कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, कोई जॉब नहीं है। इस चीज़ का बताना ज़रूरी है अगर उनके पास नेशनल टैक्स नंबर है। अगर नहीं बताएंगे तो नॉन कंप्लायंस है। नॉन कंप्लायंस के अलग सी पेनल्टी के लंबी चौड़ी डिटेल है, पेनल्टी के नोटिस हैं, वो भी किसी दिन डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट डी इज द होल्डर ऑफ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन। ये भी कंडीशनल है। अगर उनके पास कोई कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, विद द अमाउंट ऑफ एनुअल बिल, सालाना बिल की बात करने जा रहा है, एक्सीड ₹500,000, और सालाना बिल जो है वो 5 लाख से एक्सीड कर जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि हर वो शख्स, चाहे उसका एनटीएन है नहीं है, रोज़गार है नहीं है, जॉब है नहीं है, अगर उसके पास इंडस्ट्रियल कनेक्शन लगा हुआ है उसके नाम पे, या कमर्शियल बिजली का मीटर लगा हुआ है, इंडस्ट्रियल बिजली का मीटर या कमर्शियल बिजली का मीटर, और सालाना बिल 5 लाख से क्रॉस कर गया, सालाना बिल 5 लाख से क्रॉस कर गया, तो इस सूरत में भी टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी है, इसको भी नहीं छोड़ा जा सकता। फिर नेक्स्ट है, इज अ रेजिडेंट पर्सन। अब यहाँ पे एक अगेन कंडीशन लगा दी, उसको रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए। अब रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का एक डिफरेंस कानून के अंदर बताया गया है। इसको आसान से लफ्ज़ों में मैं बता देता हूँ। अमूमन वो लोग जो 183 डेज और मोर पाकिस्तान में रहें वो रेजिडेंट होते हैं। इसके साथ एक और भी कंडीशन है, लेकिन वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी बात। तो सादे लफ्ज़ों में वो लोग 183 दिन या इससे ज़्यादा पाकिस्तान में रहें तो वो रेजिडेंट है। बेशक उनका बाहर आना जाना लगा रहता है, लेकिन अगर 183 दिन उन्होंने यहाँ पे मुकम्मल कर लिए तो वो रेजिडेंट है। मैं अगेन बता रहा हूँ, इसके साथ और भी कंडीशन है, उनका मीट होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे रेजिडेंट का कहा गया जी, रेजिडेंट पर्सन रजिस्टर्ड विद एनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पाकिस्तान के किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ वो रजिस्टर्ड है, उसने रिटर्न फाइल करनी है विदाउट एनी डाउट। और एनी ट्रेड और बिजनेस एसोसिएशन, या किसी ट्रेड या बिजनेस एसोसिएशन के साथ रजिस्टर्ड है या कभी हुआ था, ठीक है। और एनी मार्केट कमेटी, किसी मार्केट कमेटी के साथ वो रजिस्टर्ड है, या एनी प्रोफेशनल बॉडी,
या किसी भी पाकिस्तान की प्रोफेशनल बॉडी के साथ वो रजिस्टर्ड है, इंक्लूडिंग, जिसमें से वो बताया जा रहा है कि कौन कौन सी हैं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, यानी कि जितने भी हमारे इंजीनियर हजरात हैं उन्होंने जब मेंबरशिप ले ली, इनरोल्ड हो गए, रजिस्टर्ड हो गए, दे हैव टू फाइल रिटर्न विदाउट एनी एक्सक्यूज, विदाउट एनी एम्बिगुइटी, either they have taxable income or not, either they have some economic activity or not during the period, either they have any job or not, they have to file their taxes, not taxes, their return. अगर तो कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है या वो जो टैक्सेबल इनकम की थ्रेश होल्ड फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बताई गई है उसमें नहीं आ रहे, तो टैक्सेस तो नहीं होंगे, बट दे हैव टू मेक कंप्लायंस, उन्होंने टैक्स रिटर्न को फाइल करना है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, यानी कि डॉक्टर्स हजरात जो हमारे हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल, हमारे जो लॉयर्स कोलीग्स हैं, और एनी प्रोविंशियल बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, प्रोविंशियल बार काउंसिल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, जो हमारे सीए के कोलीग्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के जो वो हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के मेंबर हैं, उन्होंने भी हर सूरत में अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है, प्रोवाइडेड दे आर रेजिडेंट, प्रोवाइडेड वो हमारे दोस्त साहिबान प्रोफेशनल्स जो रेजिडेंट नहीं है, यानी कि वो लाइक यूएई में है, सऊदीया में है, किसी यूरोपियन कंट्री में है, यूएसए में है, बाहर ही हैं, पाकिस्तान में वो नहीं आए, और वो जो प्रोवाइडेड कंडीशन है फॉर अ रेजिडेंट पर्सन वो किसी तरह से मीट नहीं हुई, तो उन्हें एग्जम्पशंस है, उन्हें एग्जम्पशन है, लेकिन अगर वो रेजिडेंट है तो देयर इज नो एग्जम्पशन। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, जो हमारे आईसीएमए के दोस्त वगैरह हैं, उन्होंने भी, अगर वो मेंबर हैं तो उन्होंने भी एट एनी कॉस्ट अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करने हैं। नेक्स्ट जी इज अ रेजिडेंट पर्सन, यहाँ पे अगेन कंडीशनल है जी, उसका रेजिडेंट होना ज़रूरी है, अगर वो रेजिडेंट नहीं होगा तो ये वाली शर्त उस पर अप्लाई नहीं होगी। बीइंग एन इंडिविजुअल रिक्वायर्ड टू फाइल फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट, सेक्शन 116 ए है जी, जिसके मुताबिक सर्टन इंडिविजुअल्स को जो है वो पाबंद किया गया है कि आपने अपने फॉरेन एसेट्स की जो स्टेटमेंट है वो फाइल करनी है। अगर वो उन पे ये अप्लाई हो गई है तो इस कंडीशन में वो आ गए हैं, तो उन्होंने भी एट एनी कॉस्ट हर सूरत में अपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, और उससे वो किसी तरह से भी दरगुजर नहीं कर सकते एज पर लॉ। नेक्स्ट में वो बता रहे हैं जी, पर्सन और क्लासेस ऑफ पर्संस नोटिफाइड बाय बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज, वो तमाम के तमाम लोग जो बोर्ड की तरफ से नोटिफाई हों विद द अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर इन चार्ज, उन्होंने भी अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करने हैं, उनको भी किसी किस्म की कोई वो गुंजाइश नहीं है। अच्छा, ये वाली बड़ा इंटरेस्टिंग कंडीशन है, 1A है ऑफ सेक्शन 114 का ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। कहते हैं ये थोड़ा सा मुश्किल से समझ भी आता है, और मैं इसको थोड़ा सा आसान करके समझा दूंगा। एवरी इंडिविजुअल हुज इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, हर वो इंडिविजुअल जिसकी इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्सीड ₹300,000, यानी कि बिजनेस का हेड होना चाहिए और 3 लाख से इनकम का बढ़ना ज़रूरी है, 3 लाख से इनकम का बढ़ जाना ज़रूरी है, बट डज नॉट एक्सीड ₹400,000, लेकिन 4 लाख से कम, यानी कि 3 और 4 के दरमियान भी अगर किसी की इनकम है तो इन अ टैक्स ईयर इज़ आल्सो रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द टैक्स ईयर। वैसे तो इसको बढ़ा के मिनिमम, मेरा ख्याल है इस कुछ अमेंडमेंट्स की भी ज़रूरत है, अनॉमलीज भी कह सकते हैं, क्योंकि पुरानी अमेंडमेंट्स हैं, पहले मिनिमम बिजनेस टैक्सेबल इनकम चूँकि 4 लाख थी, लेकिन अब बढ़ा के उसको 6 लाख कर दिया गया हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी अनॉमलीज़ हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि ये डुप्लीकेशन आप कह लें कि ये हो रही है, चूँकि उस वक्त पहले थ्रेश होल्ड टैक्सेबल इनकम के कम थे, तो अब चूँकि टैक्सेबल इनकम के थ्रेश होल्ड बढ़ चुके हुए हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि ये एक अनॉमली कानून के अंदर मौजूद है। अब हम डिस्कस करेंगे उन लोगों को
जिन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करने, हम उन लोगों को डिस्कस करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करने। सेक्शन 115 है जी 115 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। Persons not required to furnish return of income. The following persons shall not be required to furnish a return of income for a tax year solely by reason of। अच्छा, आगे सब क्लॉजेज हैं लेकिन ज़रा वो मुश्किल हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा आसान करके बता देता हूँ। अ विडो, बेवा, अगर बेवा हैं तो उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी। अच्छा, इसमें उन्होंने चूंकि रेफर किया हुआ है क्लॉजेस को 114 की, तो वो कंडीशनल है। एन ऑर्फन बिलो द एज ऑफ 25 ईयर्स, वो ऑर्फन जो जिसकी उम्र 25 साल से कम है। डिसेबल्ड पर्सन, ये कंडीशनल है इन द केस ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉन रेजिडेंट पर्सन। नॉन रेजिडेंट पर्सन सिर्फ इस वजह से कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की वजह से उसको टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ रहा है, तो अगर तो वो जो प्रिस्क्राइब्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी के कैटेगरी में एक नॉन रेजिडेंट आ रहा है और उसको टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ रहा है, तो उसने नहीं करनी, उस सूरत में नहीं करनी। लेकिन अगर उसका एंटीएन बना हुआ है तो फिर करनी है। एंटीएन बना हुआ तो उस पर तो कोई वो गुंजाइश नहीं है। इसको देख लेते हैं। बहरहाल एंटीएन अगर वो बना हुआ है, एंटीएन वाली क्लॉज कौन सी है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। V7 नहीं जी, इसको नहीं निकाल रहा। अगर एनटीएन उसका बना हुआ है तो उन्होंने रिटर्न अपनी फ़ाइल ज़रूर करनी है, क्योंकि एनटीएन जो है उसको V77 के 22 के अंदर लेके जा रहे हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ एग्जाम्पशन उस सूरत में है कि उनका एनटीएन नहीं बना हुआ और इमूवेबल प्रॉपर्टी उनके पास मौजूद है, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर वो आ रहे हैं, तो उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी, अदरवाइज़ उन्होंने भी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। अच्छा, अब ये तो वो लोग थे जिन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने। अब हम उन लोगों को अब जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मौजूए बहस एरिया बना हुआ है, एफबीआर इस पे बड़ी एग्रेसिव कंपेन कर रहा है, कमर्शियल चल रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि जो है वो टैक्स रिटर्न्स अगर फाइल नहीं की जाएंगी तो बिजली भी कटेगी। एक कमर्शियल आ रही है जिसमें खातून अपने खामन को कहती हैं, काम वाली बताती है कि जी साथ वालों का मीटर कट रहा है बिजली का, तो वो खातून अपने खामन से पूछती हैं, जी आपने अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है, तो आपको नोटिस आया था? तो वो कहता है वो तो मैं तो भूल गया। तो साथ ही वो गैस चली जाती है, तो वो काम वाली जो उनकी मेड है वो बताती है कि ये तो हमारी गैस भी बंद हो चुकी है। नहीं, तो वो जो उसके हस्बैंड है वो पूरा सिनेरियो बनाया है उन्होंने, एफबीआर ने। तो हस्बैंड मोबाइल उठाते हैं तो पता चलता है जी मोबाइल की सिम भी ड्रॉप हो गई, तो मोबाइल भी डिस्कनेक्ट हो गया। तो एनी ओ दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो एक कंपेन चल रही है एफबीआर की तरफ से ऑन अ मेन स्ट्रीम मीडिया, ऑन अ सोशल मीडिया और अदरवाइज। तो वो एक्चुअली हम उस कानून को डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन सा कानून है जो उसको एम्पावर कर रहा है इस वक्त एफबीआर को। और ये सेक्शन है जी दैट वाज फर्स्टली इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2022, नहीं सॉरी, सब्स्टिट्यूटेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020। अर्लियर एक सेक्शन था जो कि 2021 थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस में, ये 2021 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया था और उसके बाद 2022 में इसकी कुछ चेंजेस भी की गई हैं। इसमें जी बताया गया है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, द बोर्ड शैल हैव द पावर टू इशू इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन हु आर नॉट अपीयरिंग ऑन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, यानी कि हमारी जो एटीएल लिस्ट होती है, बट आर लायबल टू फाइल रिटर्न अंडर द प्रोविजंस ऑफ द ऑर्डिनेंस। एक्चुअली सब सेक्शन 2 इसका ज़्यादा रेलेवेंट है फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग 114B का। उसमें कहा गया है जी द इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर इशूड अंडर सब सेक्शन 1 मे entail any or all of the following consequences for the person mentioned therein, namely
जिसमें ये बताया गया है डिसेबलिंग ऑफ मोबाइल फ़ोन्स और मोबाइल फ़ोन सिम्स। बी पे है सब सेक्शन 2 है, सब क्लॉज बी है डिसकंटिन्यूएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ गैस कनेक्शंस। तो ये वो सेक्शन है जिसकी बेसिस पे ये सारी की सारी इस वक्त एडवर्टीज़मेंट भी चल रही है कि हमारे पास इख्तियार मौजूद है, हम आपके मोबाइल सिम्स ब्लॉक कर देंगे, आपके बिजली के जो मीटर हैं वो डिस्कनेक्ट करवा देंगे, आपके गैस के मीटर्स डिस्कनेक्ट करवा देंगे। अदरवाइज़ आप अपनी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न उसको पूरा करें, अदरवाइज कंसिक्वेंसेस के लिए तैयार रहें। तो आज हमने डिस्कस किया सेक्शन 114, सेक्शन 115, 114 बी, 114 सेक्शन जो कि बताता है कि किन लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, सेक्शन 115 है जो बताता है कि किन लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी, और सेक्शन 114 बी जिसके अंदर ये बताया गया है कि अगर वो लोग जिन्होंने टैक्स रिटर्न तो फाइल करने हैं लेकिन अगर वो नहीं करेंगे। साथ इसके सेक्शन एक 182 भी है जो पेनल्टीज़ के बारे में बताता है, उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे कि वो लोग अगर जो टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करते या टाइमली बेसिस पे फाइल नहीं करते तो उनको क्या क्या जुर्माने हैं, क्या डिफ़ॉल्ट्स, कितना डिफ़ॉल्ट सरचार्ज है, कितनी पेनल्टी, वो पेनल्टीज़ को मेनली डिस्कस करता है। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज का तो सेक्शन फिर आगे चला जाता है 205 है, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज को डील करता है। तो एनीहो लेट्स कंक्लूड दिस। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कौन से लोग हैं जिन्होंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक टैक्स रिटर्न फाइल करने हैं और कौन लोग हैं जिन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने। अगर ना किए जाएंगे तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं रिगार्डिंग डिसकनेक्शन ऑफ यूटिलिटीज़ एंड थिंग्स लाइक दैट। इसके अलावा सेक्शन 182 है जो कि पेनल्टीज़ की बात करता है कि वो लोग जो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे उसके ऊपर बड़े भारी भरकम जुर्माने हैं, बड़ी हैवी पेनल्टीज़ हैं नॉन कंप्लायंस की या लेट कंप्लायंस की। तो अगर आई होप सो कि हमने अपने इस टॉपिक को कवर किया होगा। अगर फिर भी आपके कोई स्पेसिफिकली इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें ताकि हम किसी नेक्स्ट सेशन में उन आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसको एड्रेस कर सकें। इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक है आपके जहन में और आप चाहते हैं कि उस टॉपिक के हवाले से हम एक सेशन करें तो उस टॉपिक को भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें ताकि हम आपको उस टॉपिक के हवाले से भी एक काउंसलिंग सेशन रखें ताकि ये सीखने सिखाने का अमल जारी रहे। इसके अलावा आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो हम कोशिश करेंगे कि कमेंट सेक्शन के अंदर ही उसको एड्रेस कर दें। लेकिन अगर हम महसूस हुआ कि इस टॉपिक पे, इस क्वेश्चन पे एक पूरा वीडियो सेशन होना चाहिए ताकि एक सीखने सिखाने का अमल जो है वो बढ़ सके, तो हम अपनी ऑडियंस के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए जो हमें सुनते हैं उनके लिए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उस पूरे टॉपिक के ऊपर एक हम वीडियो बना दें ताकि जितने भी हमारे नाज़रीन और सामीन हैं वो उस हवाले से इसके अंदर जो कानूनी पेचीदगी हैं उसको सीख सकें। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपको ये टॉपिक, ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये सीखने और सिखाने का अमल जारी रहे। थैंक यू सो मच।